हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू आलोक फिजिक्स। सारे बच्चों को आलोक फिजिक्स के इस अमेजिंग सेशन में फिर से वेलकम करता हूं। जल्दी आ जाएं, जल्दी से आ जाएं, क्योंकि आज का भी जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज हम बात किस पे करने वाले हैं? एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। यस, इसके एप्लीकेशन जो है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी इसके क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो बिल्कुल भिड़ जाएं और लेट्स सेट गो हो जाए। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें और बच्चों को कनेक्ट कर लें। हेलो 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 एवरी, ठीक है। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। फटाफट आपको बता दूं एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस थ्योरम। देखो, इससे पहले अगर आप बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लास 12 की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं क्लास 1 का जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो मैंने बहुत प्रिसाइजली एक एक पॉइंट को कवर करते हुए पूरा क्लास खत्म कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। हेलो लता, गुड इवनिंग लता, ठीक है, आप वहां से कनेक्ट हो सकते हैं। और साथ ही अगर आपको लगता है कि यार ये जो चैप्टर चल रहा है ना, इसका हमको चाहिए, तो इसको हमने चैप्टर 2 के नाम पे दिया है। चैप्टर 2 यहाँ पे लिखा होगा, चैप्टर 2 नहीं लिखा है, चलो चैप्टर 2 के नाम पे हमने इसको लिखा हुआ। और चैप्टर 2 में हम बस पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमने कंप्लीट कर लिया, गॉसेस थ्योरम भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब बचा क्या? अब बचा इसके एप्लीकेशंस और कुलम्स लॉ का वेरिफिकेशन। इसका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। हेलो फाइमा, हेलो फाइमा, कैसा है? वॉइस वगैरह चेक करके बताओ फाइमा। वॉइस सब क्लियर है भैया, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा। थैंक यू फाइमा, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। तो चलो आज के सेशन को हम स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर। मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे? एप्लीकेशंस यूज करने वाले हैं। मतलब हम एप्लीकेशंस यूज नहीं करेंगे, हम एक डिफरेंट वे में इसको बनाने की कोशिश करेंगे, एक डिफरेंट तरीके से हम बनाने की कोशिश, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यार इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का मीन क्या है? बॉम्बे टू दिल्ली, यस बॉम्बे टू दिल्ली, ये तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो गया ना, तो मैं इसको मेजर नहीं कर पाऊंगा, दैट मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होता इनफाइनाइट लेंथ का मतलब। इनफाइनाइट लेंथ का मीन क्या है कि एकदम स्ट्रेट हो, ताकि जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो यूनिफॉर्मली हो। मतलब इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मतलब ये है कि जो तार हो एकदम स्ट्रेट हो, और उसमें अगर मैं आपके घर में अगर कोई तार वगैरह होगा, तो तार को लटका के देखना, कोई धागा होगा, कोई स्ट्रिंग होगा, तो उसको लटका के देखना, वो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा टाइप में रहता है। अगर मैं उसको चार्ज दूंगा ना, तो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर उसको आवेश दूंगा, तो आवेश का जो वितरण होगा वो एक जैसा नहीं होगा, वो हर जगह पे अलग अलग होगा, ठीक है। क्यों क्यों सर अलग अलग क्यों होगा? क्योंकि हमने पढ़ा हमारे थ्योरी में कि अगर चार्ज अगर कहीं पे देते हैं, तो जो कॉर्नर, जो थिन जगह होता है, जो नुकीला जगह होता है, जहां पे नैरो होता है, वहां पे चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होती है, चार्ज का घनत्व ज्यादा होता है। इसीलिए हमको चार्ज को ऐसे अलाइन करना है, चार्ज को ऐसे लेना है जो यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो। इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो आज हम क्या करेंगे? एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेंगे, उस स्ट्रेट वायर को हम पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, और उसके कारण जो फ्लक्स बन रहा है वो निकाल के देखेंगे, और बहुत मजा आएंगे। तैयार हैं आप? तो यस कर दो। हेलो आर्यन मेरे दोस्त, सर आपने कल क्लास नहीं लिया था। यस, कल मेरे यहाँ बहुत कुछ हुआ था, लेकिन मैं उसको भी ऑनलाइन नहीं कर सकता हूँ, तो सो सॉरी, बट मैं रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ ना, रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम स्ट्रेट वायर बनाते हैं, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर बनाते हैं, ठीक है। आप अज्यूम करना, ठीक है, दिस अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एकदम स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये एकदम लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है सर। अब ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ना, इसको हम क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज करते हैं। आपको पता होना चाहिए, जब भी किसी को आप आवेशित करते हो ना, तो जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मली होता है, एक जैसा होता है। तो हमने इसको चार्ज दिया, चार्ज को हम ग्रीन बना देते हैं। हमने इसको जब पॉजिटिवली चार्ज दिया ना, तो चार्ज क्या हो रहा है? इसके सराउंडिंग सभी जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हमको यूज किसका करना है? ये क्या इन्फाइनेटली लॉन्ग वायर है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया वायर है। तो अगर हमको करना क्या, हमको यहाँ पे गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। और गॉस का थ्योरम अगर लास्ट क्लास में पढ़े होंगे, तब मैंने वहां पे डिटेल्स में बताया था कि गॉसेस लॉ उस जगह पे अप्लाई होता है जहां पे गॉसियन सरफेस होता है। मतलब गॉस का प्रमेय केवल वहीं लगता है जहां गॉसी पृष्ठ होता है। तो बहुत सारे बच्चे अगर नहीं जानते हैं, तो याद रखना, एक प्रकार का जो बंद पृष्ठ होता है उसको अपन बोलते हैं गॉसी पृष्ठ।
अगर आप इसको गौर से देखोगे ना तो इससे जो लाइंस है ना वो डायरेक्टली निकल रहे हैं। लाइंस क्या निकल रहे हैं? डायरेक्टली निकल रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा कंसीडर करके दिखा दूं कि इलेक्ट्रिक लाइंस अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो याद रखना ये लाइंस ऐसे निकल रहे हैं, ये लाइंस एकदम सीधे निकल रहे हैं। देखो लाइंस एकदम सीधे निकल रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं, वो सभी डायरेक्शंस में निकलेंगे। उसकी इंटेंसिटीज जो होगा सभी डायरेक्शंस में होगा, सभी डायरेक्शंस में होगा। मैं सबको नहीं बना रहा हूं, कुछ कुछ को बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सर अब ये तो हो गया, ये तो बन गया। अब कैसा होगा? फ्लक्स कहां बन रहा है? फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट करूंगा? गॉस ने बोला था आप फ्लक्स निकाल सकते हो। गॉस ने क्या बोला कि आप फ्लक्स निकाल सकते हो, बस कंडीशन ये है आप फ्लक्स निकाल सकते हो। कंडीशन ये है कि वो क्लोज सरफेस होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। अगर आपने पिछला क्लास अटेंड किया तो यस कर दो, ठीक है। अगर पिछला क्लास अटेंड किया तो यस कर दो, आपको पूरा फुल ऑन फील आ जाएगा, ठीक है। हमने चार्ज दिया तो चार्ज से लाइंस निकल रहे हैं। देखो इट इज अ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ये क्या है? विद्युत बल रेखाएं, ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है। मैं थोड़ा परफेक्शन पे ज्यादा करता हूं, ठीक है। ये ऐसा हो गया, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बनाता हूँ, कुछ ही बना के समझा दे रहा हूँ। चलो ये तो हो गया सर। अब देखो हमने क्या लिया? एक वायर लिया, वायर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद क्या हो गया? वो अपने सराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन शो करता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स शो करता है, मतलब एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। उस विद्युत क्षेत्र को कौन परिभाषित करता है? विद्युत बल रेखाएं करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बेटे लाइंस क्या है, जो तीर आ रहे हैं ये तीर क्या, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो विद्युत बल रेखाएं हैं, हमको फ्लक्स निकालना है यार। तो फ्लक्स कैसे निकालोगे सर? तो फ्लक्स निकालने के लिए आप याद रखना, फ्लक्स निकालने के लिए गॉस ने बताया कि एक बंद सरफेस होना चाहिए, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। कितने बच्चों को याद है? यस कर दो। कितने बच्चों को याद है? यस कर दो, ठीक है, ठीक है। तो हमको पता है इसके चारों साइड जो लाइंस निकल रहे हैं, इन लाइंस को हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक हाइपोथेटिकल एक सरफेस मान लेंगे जो कंप्लीटली गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। तो एक हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम कर लो। एक हाइपोथेटिकल जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके का हाइपोथेटिकल सरफेस होगा। ध्यान से समझ, ठीक है। कॉपी कॉपी कॉपी, कहाँ पे होता? नहीं पता। देखो हमने एक हाइपोथेटिकल सरफेस अज्यूम कर ऐसे, ठीक है। हाइपोथेटिकल का मतलब समझते हो बच्चे? हाइपोथेटिकल का मतलब होता है काल्पनिक। क्या होता है? काल्पनिक। हमने एक काल्पनिक बेलन ले लिया, ठीक है। बेलन का मतलब होता है सिलेंडर। इट इज अ हाइपोथेटिकल, ठीक है। अब ये क्या हो गया? एक हाइपोथेटिकल वो हो गया ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? हाइपोथेटिकल सिलेंडर और हाइपोथेटिकल सरफेस इज हाइपोथेटिकल, काल्पनिक पृष्ठ, हाइपोथेटिकल सरफेस, हाइपोथेटिकल सरफेस, काल्पनिक सतह, ठीक है। अब देखो इससे लाइंस निकल रही हैं, इससे लाइंस निकल रही है, मतलब अब मैं फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब मैं फ्लक्स को आसानी से निकाल सकता हूं। तो फ्लक्स को कितने तरीके से आप निकाल सकते हो? फ्लक्स को कितने तरीके से निकाल सकते हो? तो आप इसमें गौर से देखोगे ना तो इसमें तीन सतह बनते हैं। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो सब चीजें जान ले। इसको बोलते हैं टॉप सर्कुलर एरिया। इसको क्या बोलते हैं? टॉप सर्क्यूलर एरिया। शॉर्टकट में हम लिखेंगे टी सी ए। ये जो मुड़ा हुआ होता है ना, जो आप बेलन देखे होंगे, उसका जो मुड़ा हुआ भाग होता है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं इसको? कर्व्ड सरफेस, ठीक। और जो नीचे का भाग है ना इसको बोलते हैं बॉटम, बॉटम
सर्क्यूलर एरिया, मतलब इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, BCA, और इसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे CF। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोई भी बेलन लेते हैं ना, बेलन का मतलब घर में कोई भी एक डब्बा होगा ना, तो डब्बे का जो ऊपर का जो भाग होगा उसको हम क्या बोल लेंगे, टॉप सर्कुलर एरिया। ठीक है, ऊपरी वृत्तीय पृष्ठ, निचला वृत्तीय पृष्ठ, बॉटम सर्कुलर एरिया, और जो मुड़ा हुआ भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। अगर इतनी सी बात क्लियर है तो यस कर दो, अगर इतनी सी बात क्लियर है तो यस कर दो, अगर इतनी सी बात क्लियर है तो यस कर दो। अब देखो, इसका सरफेस एरिया हम सपोज कर लेते हैं S1, इसका S2, और इसका जूम कर लेते हैं S3। तीन अलग अलग सरफेस। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, तो ध्यान पे रखो, अब यहां पे जो होगा, हम छोटा सा एक सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं। सरफेस एलिमेंट ले लिए, यहां पे भी एक छोटा सरफेस एलिमेंट ले, ठीक है, और यहां पे भी हम क्या करते हैं, एक सरफेस एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। सरफेस का एक एलिमेंट है, मतलब पृष्ठ का एक छोटा सा भाग है, तो पृष्ठ अगर S है तो छोटा सा भाग DS होगा। तो इसका सरफेस एलिमेंट क्या होगा सर, इसका सरफेस एलिमेंट तो DS1 होगा। तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो जो पृष्ठ होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो सदिश भी और अदिश भी है। अगर नहीं पता, जो वेक्टर, जो एरिया होता है वो वेक्टर भी है और स्केलर भी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर को इसी चैप्टर में आप देख लेना, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, उसको जाके देख लो, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अब क्या करूंगा, अब इसका एरियाज निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, इसका एरिया। तो एरिया किस तरीके से निकालते हैं, तो देखो, इसका सरफेस एरिया जो होगा ऊपर होगा, ठीक है, इसका सरफेस एरिया इसी डायरेक्शन में होगा, बाहर की ओर। इसका सरफेस एरिया इधर। तो आप नोटिस करोगे ना, तो यहां पे बन रहा 90 डिग्री, यहां पे बन रहा कुछ नहीं बन रहा, यहां पे 90 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको हम बोलते हैं DS1। क्या बोलेंगे इसको, DS1। इसको बोलेंगे DS2। सेम डायरेक्शन, ई का डायरेक्शन इधर है, ई का डायरेक्शन इधर है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ई का डायरेक्शन इधर है, और इसका क्या होगा, DS3 इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड। आकाश मिश्रा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग आकाश। ठीक है, तो इतनी सी बात कितने बच्चों को फुल ऑन फील आ गया, इतनी सी बात कितने बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक है, हाय कुणाल, कुणाल आया है क्या, कुणाल आया। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले नेट फ्लक्स। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंडिंग द फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कितना होगा, तो जो नेट फ्लक्स होगा वो कंप्लीट क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालेंगे। और फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है सर, बहुत सिंपल है बेटा, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो जरूर जाकर देखना, आपको पूरा समझ। इसका मतलब क्या होता है, क्लोज जो बाउंडेड एरिया है, जो बंधित क्षेत्र है, जो पूर्ण रूप से बंद पृष्ठ है, उसके बारे में हम कह रहे हैं। ठीक है, उसके पृष्ठ के बारे में कह रहे हैं। ठीक, अगर यहां तक क्लियर है तो यस करो। अब मैं उस जो बॉन्डेड एरिया है उसको मैं ओपन करता हूं कि कितने तरीके से आप फ्लक्स बना सकते हो। तो याद रखो, इसका जो बॉन्डेड एरिया को जब मैंने इसको खोला, जब बॉन्डेड एरिया को खोला, तो सबसे पहला था टॉप TCA का आ जाएगा EDS1, दोनों के ऊपर वेक्टर। वेरी गुड। सेकेंड पार्ट क्या था, कर्व्ड सरफेस, और इसका भी क्या चल रहा था, ई सेम है लेकिन इसका था DS2। और थर्ड जो चल रहा था वो चल रहा था BCA, ई के साथ चलेगा DS3, और दोनों के ऊपर। यहां तक कितने बच्चों को फुल ऑन फील आ गया, यस कर दो। यहां तक कितने बच्चों को फुल ऑन फील आ गया, यस कर दो। ऐसे करके लता कर रही है यस करके, तो प्लीज यहां तक कितने बच्चों को क्लिक कर गया, यस कर दो। यहां तक कितने बच्चों को क्लिक कर गया, यस कर दो, क्योंकि यस करेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हमारा स्लोगन ही अलग है पागल, हम इंडिया को बढ़िया। लता को आ गया, बहुत बड़ी बात। अब एक एक चीज को समझते हैं। तो S1, ठीक है, ES1 वेयर, मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, E और DS1 तो जब हटाओगे ना, EDS1 cos थीटा लगेगा। अब यहां पे जो थीटा का वैल्यू है कितना होगा, आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं। E किधर है, इधर है, DS1 किधर, इधर, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। देखो थीटा का वैल्यू यहाँ पे 90, तो यहाँ पे जब मैं 90 ला के रख दिया ना, EDS1 cos 90, और बचपन में पढ़े cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो टोटल टर्म होगा 0। कितने बच्चों को क्लिक करेगा, यस मनीष मौर्य मेरे दोस्त, अपुन को क्लियर है, अपुन को तो क्लियर होना ही चाहिए ना, अपुन को तो क्लियर होना ही चाहिए। एक तो ये हो गया यहाँ पे। फिर सेकेंड अपन क्या करते हैं, अगेन ये इसका हो गया, मतलब EDS1 का वैल्यू हो गया 0। चलो क्लियर है। अगेन हम किसका वैल्यू ले रहे हैं,
अगेन ई के साथ हम लेंगे, ई के साथ लेंगे ds2। अगर ई और ds2 निकालोगे तो होगा cos थीटा। अब बेटे थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, देखो थीटा का वैल्यू कितना होगा, ई इधर ही है, ds2 भी उधर ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होगा वो होगा जीरो। क्या होगा, जीरो। थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, जीरो। जब थीटा का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा तो हम जानते हैं ना ई ds2 ई है ना, ई ds cos जीरो का वैल्यू होता है 1, cos जीरो का वैल्यू होता है 1, ध्यान पे रखो, cos जीरो का वैल्यू होता है 1। तो ई ds2 जैसे का वैसे बच जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ cos जीरो का वैल्यू होता है 1। तो 2 निकाल लिया, एक वैल्यूज और बचा हुआ है, तो उस वैल्यूज के लिए हम क्या करने वाले हैं, क्या हो गया भाई, थोड़ा सा मिस्टेक होगा, चलेगा। तो y क्या चल रहा था, ds3 ई बी सी का वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या निकाल रहे हैं, बी सी का वैल्यू चाहिए। तो इंटीग्रेशंस ई ds3, देखो ई ds3 का वैल्यू कितना होगा, ई ds3 cos थीटा। अगर आप बॉटम वाले को देखोगे ना, ई इधर चल रहा था, ds3 इधर चल रहा था, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री था, 90 डिग्री। उस कंडीशंस में जब मैं 90 ला के रख दूंगा, ई के साथ ds3 और cos 90 का वैल्यू, बच्चों जिनको वैल्यू पता नहीं बता दूं, जीरो होता है। टोटल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। टोटल टर्म क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। जो पढ़ चुका है, हाय मनोज भट्ट, मनोज मेरे दोस्त क्या हाल चाल, मनोज मेरे दोस्त क्या हाल चाल। जब ये सारे वैल्यूज आ गए ना, पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 में मान रखने पर, पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, हाय मनोज, पुटिंग द ऑल वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर, जब 1 में पुट कर दोगे ना, तो जो टोटल नेट इंटेंसिटी आएगा, फर्स्ट का जीरो था, सेकेंड का था ई ds, और थर्ड का भी जीरो था। आपको मैंने निकाल के दिखा दी। ई तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यू यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और जो एक जैसा होता है उसका वैल्यू हर जगह पे एक जैसा होता है, मतलब वो यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म है। ठीक, तो बचा क्या, ds2। तो ds2 जो हो ना, ds2 का आएगा s2। s2 मतलब कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस का मतलब वक्री पृष्ठ है। क्या होता है ये, वक्रीय पृष्ठ है। तो वक्री पृष्ठ कैसे निकालते हैं, तो याद रखना कर्व सरफेस कैसे निकालते हैं। अगर इसका लेंथ मैं अज्यूम कर लूं l है, थोड़ा सा मैं दूर अज्यूम, अगर ये मान लूं कि इसका लेंथ l है और इसका जो रेडियस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर r है, तो इसका कर्व सरफेस कितना आएगा सिलेंडर का, सर पता है सर, सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है दैट इज ए 2πrl। क्या होता है, 2πrl। तो यहाँ पे लाके रखो फाई ई इज इक्वल टू 2πrl। हम खुश हो गए, इसको निकाले और इक्वेशन नंबर 2 निकाले और खुश हो गए। ये क्या निकाले हम निकाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम निकाले हैं इस सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, कैसे निकाले, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। कौन से तरीके से, एकदम व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, अगर हमको कोई बोलेगा कि यार ट्रेडिशनल तरीके से मत निकाल, शॉर्टकट में निकाल के बता। अगर हमको कोई बोले कि भाई एक काम करना, इस पूरे जो सिलेंडर लियो ना, इस सिलेंडर का जो इंटेंसिटी आप निकाले, जो फ्लक्स निकाले हो ना, एकदम चुटकी मार के निकालो। हम बोलेंगे भाई चुटकी मार के तो एक ही आदमी निकाल सकता है, चुटकी मार के इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है। उस इंसान का नाम था गॉस। गॉस के पास गए, गॉस को बोले कि सर इस पूरे सिलेंडर का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बन रहा है उसको बता तो दो। तो गॉस ने क्या बोला, मैं चुटकी मार के बता सकता हूँ। तो हमने बोला बता दो। तो गॉस क्या बोला कि भाई कितने चार्ज हैं ये बता दो।
तो हमने बोला इसमें क्यू चार्ज दिए, कितना चार्ज दिए, क्यू चार्ज दिए। तो उसने बोला ले चुटकी मार के मैं बता देता हूँ। तो उन्होंने जो वैल्यू बताया अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार, गॉस के प्रमेय के अनुसार हमने जो फ्लक्स निकाला है वो क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम बोले कि Q चार्ज टोटल है, ठीक है। तो गॉस ने बोला ले बेटे, ठीक है, ठीक है। गॉस ने क्या बोला कि कितना चार्ज है, हमने बोला Q चार्ज है। तो बोलता है कि म्यू नॉट से डिवाइड दे दो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड दे दो, आपका वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो हमने देखा कि गॉस ने चुटकी मार के निकाला और हमने पूरा सॉल्व किया तब भी उतने ही आए, मतलब दोनों वैल्यू सेम था। जब दोनों वैल्यू सेम था ना, हम इन दोनों को कंपेयर कर लिए। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, समीकरण 2 व 3 से हम जब इन दोनों को कंपेयर किए ना, जब हम इन दोनों को कंपेयर किए तो ये एक साइड क्या था 2 पाई आर एल साथ में ई, और दूसरे साइड क्या था Q अपॉन एप्सिलॉन। हमारा टारगेट है ई को निकालना। ई को निकालने के लिए क्या करोगे, 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन Q यहाँ पे क्या है, टोटल चार्ज है। तार कितना, बहुत लंबा भी हो सकता है, को छोटा भी हो सकता है, लेकिन हमको पूरे के लिए नहीं निकालना, हमको एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए निकालना है। के लिए देखो, हम फिजिक्स में भी या जनरल लाइफ में भी हम क्या करते हैं, किसी चीज को भी जब खरीदने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, तो हम सिंपल सा लॉजिक अपनाते हैं। हम ये नहीं बोलते हैं कि हम जैसे राइस खरीदने गए ना, तो बोलते नहीं कि 20 kg राइस का प्राइस बताओ, 20 किलो चावल का प्राइस बताओ, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। हम जैसे आम का सीजन आ गया, हम आम खरीदने जाते हैं, तो हम ये नहीं कहते हैं कि भैया 20 किलो आम का प्राइस बताओ, ऐसा नहीं। 15 किलो आम का प्राइस बताओ, ऐसा नहीं। हम सिंगल एक आम का पूछते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि यार इसके यूनिट चार्ज पे कितना फ्लक्स इंटेंसिटी कितना है, मतलब एक एकांक आवेश पे इसकी कितनी इंटेंसिटी होगी। तो उसके लिए हम निकालते हैं डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी अकॉर्डिंग टू चार्ज डेंसिटी। वी नो दैट भी आप लिख सकते हो, हम जानते हैं। यहाँ पे होगा लीनियर, क्या होगा यहाँ पे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व, ये क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय एल। ये क्या बताता पता है, कि आपके पास जो वायर था ना, ऐसा करके जो वायर था, इसमें जो आप चार्ज दिए हो ना, इसमें जो चार्ज दिए हो आप, जो चार्ज दिए हो, इसके यूनिट लेंथ में, एकांक लंबाई में कितने आवेश होंगे, एक लंबाई में कितने आवेश होंगे। एकांक लंबाई का पता चलेगा तो पूरा निकाल लेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे को यूज करते हैं, तो यूनिट लेंथ के लिए निकालते हैं। तो इसका वैल्यू अगर निकालोगे तो क्यू एल लैम्डा ला के रख दो, खत्म। ये क्या होगा, एकांक लंबाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल ने एल को मार डाला। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, इज इक्वल टू लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर। इसमें दो चीजों को आप ध्यान रखना। केस फर्स्ट, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब चार्ज की डेंसिटी अगर बढ़ गई, कहने का मतलब आप स्कूल में एक बेंच में एक बंदा बैठता है, डेंसिटी कम है, एक बेंच में दो बच्चे आ गए, डेंसिटी बढ़ गई, एक बेंच में तीन बच्चे आ गए और डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व, घनत्व और बढ़ गया। चार बच्चे आ गए, घनत्व और बढ़ गया, पांच बच्चे, छह बच्चे, मतलब जितने आप चार्ज बढ़ाते जाओगे उस एक टेबल में, उस एक लेंथ में जितने चार्ज बढ़ाते जाओगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ध्यान पे रखना, ये कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव से छोटे छोटे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। मान लो कि पहले इतनी सी जगह में 10 चार्ज थे, मतलब इंटेंसिटी कुछ मिला होगा। अब उतनी जगह पे 20 आ गए तो इंटेंसिटी उतना नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। अगर मान लो इसी जगह पे 50 चार्ज आ गए तो इंटेंसिटी और बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, ई पे कर रहा है। सेकंड, फर्स्ट हो गया। सेकंड, डिपेंड कर रहा है ई पे, आर पे।
तो ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे हो आप, तो और दूर जाओगे, तो और दूर जाओगे, जितना दूर आप जाते जाओगे उतना ई का वैल्यू कम होता जाएगा। सिंपल है ना सर। आग जला रहे हैं कहीं पे, पास में खड़े हैं, ज्यादा तेज है, दूर जाते जाएंगे तो उसकी इफेक्ट क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये KGF2 कौन है? KGF2 कौन है? लता। लता। लता आप कहाँ सर, आप कहाँ रहते हो? मैं मोस्टली घर में रहता हूँ बच्चे, आप कहाँ रहते हो ये बताओ। तो अभी के लिए बस इतना ही था, एक छोटा सा टॉपिक था, एग्जैक्टली कुछ मिस हैपनिंग हो गया ऑन माय फैमिली, तो फिर भी मुझे। आर्यन है? ओहो आर्यन, सॉरी। चल कोई दिक्कत नहीं आर्यन, अपना ख्याल रख मेरे भाई, तेरी तबीयत खराब है ना, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग अस, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। कहाँ है? कहाँ है?